नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज कई दिन बाद मैं आपसे मुखातिब हूं। इधर कई दिनों से कुछ शासकीय कार्य ज़्यादा होने के कारण मैं समय नहीं दे पाया। हमारे सुधी श्रोता इस बात से नाराज़ हो जाते हैं और तुरंत नाराज़ हो जाते हैं। और कल तो किसी ने ये भी टिप्पणी कर दी कि स्वागत है आपका रिपीटेड राजेश पांडे जी, इस तरह से कुछ लिखा था। खैर, अच्छी बातें भी लिखते हैं आप, और ख़राब बात लिखी है तो कोई बात नहीं है। और जैसे उसको स्वीकार किया जाता है इसे भी स्वीकार करता हूँ। कम होता है ऐसा, लेकिन अब 10, 15, 20 दिन में 1-2 दिन के लिए ज़रूर कहीं न कहीं ऐसी व्यस्तता हो जाती है कि मैं आपके समक्ष नहीं आ पाता। और हाँ, कल का मैं बता दूं कि कल 15 फरवरी को यहाँ लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल पार्क में आज तक वालों का एक प्रोग्राम हुआ था, साहित्य तक। साहित्य तक में शाम को 6 बजे से और 6:30 पौने 7 बजे तक के लिए पुलिस के साहित्यकारों को एक जगह दी गई थी, एक आवंटित किया गया था एक सेशन, जिसमें मेरे साथ अमित लोढ़ा जी, जो आईपीएस अफसर हैं बिहार काडर के, जिन्होंने बिहार डायरीज लिखी थी और जिस पर एक फिल्म खाकी भी आपने देखी होगी, बहुत पसंद की गई थी। ये प्रोग्राम, इसका लिंक मैंने डाला था। अगर आप तक लिंक नहीं पहुंचा है तो आज तक की साइट पर, जो साहित्य तक आज तक दोनों साइट्स पर इस पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों को अवगत कराया था इस प्रोग्राम के बारे में, तो बहुत से लोग वहाँ, जो लखनऊ के थे, लखनऊ के बाहर के भी बहुत से लोग आए थे, और वो जो पंडाल था वो खचाखच भरा हुआ था। आप लोगों के इस प्यार के लिए, आप लोगों के इस सहयोग के लिए, आप लोगों के इस आपकी जागरूकता के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपका इंटरेस्ट बना रहता है, और जहाँ कहीं पुलिस और पुलिसिंग से संबंधित कोई बात होती है तो आप उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अमित लोढ़ा जी ने भी अपने किताब से संबंधित जो एक्सपीरियंसेस थे उसमें शेयर किए थे, वो भी उसी में दिए हुए हैं। पूछने वाले में सईद अंसारी इस प्रोग्राम के मॉडरेटर थे, और उन्होंने पहला सवाल ही पूछा था कि माफिया कहते किसे हैं। उसकी एक परिभाषा मैंने बताई थी जो बहुत पसंद की गई, और उसको बहुत जगह कोट भी किया गया। जो लोग इंटरनेट पे हैं वो जानते हैं। एक दूसरी बात और हुई कल कि हमारी जो हिंदी की पुस्तक वर्चस्व, जिसे आपने बहुत पसंद किया, और बकौल प्रकाशक राजकमल प्रकाशन वालों के ये किताब खूब बिक रही है। 7 महीने में इसके 7 एडिशन आ गए हैं, और अपने फ्रंट पेज पे उन्होंने ये लिखा है कि करीब 10,000 प्रतियां वो अब तक बेच चुके हैं। हमारे ही एक सुधी श्रोता हैं इस चैनल के, कमेंट भी बहुत करते हैं, जिनका नाम है सिद्धार्थ प्रियदर्शी एस। सिद्धार्थ भाई मुंबई के रहने वाले हैं, लिखने पढ़ने का बहुत शौक है, और फिल्मों के लिए भी कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं, बहुत से लोगों से जानकारी है उनकी। उन्होंने एक दिन, आज से कोई 2-2.5 महीने पहले, मुझसे ये कहा कि साहब, मैं इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत आत्मीयता की वजह से ये बात पूछ रहे हैं। मना करने का या ना नुकर करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने उनसे कहा बिल्कुल लिखिए, आपका स्वागत है। और उन्होंने 1-1.5-2 महीने में ही वो पूरी किताब लिख डाली। न बीच में उन्होंने कभी पूछा, न बीच में मैंने कभी पूछा। अचानक पूरी मनुस्क्रिप्ट उन्होंने मुझे मेल की और कहा, साहब ये मैंने लिख लिया है। और ठीक लिखी थी, अच्छी तरह से लिखी थी। अनुवाद में जो भावनाएं कभी कभी व्यक्त नहीं हो पाती हैं, उसको भी उन्होंने अच्छी तरह से व्यक्त किया था। प्रकाशक भी खोजा गया, ढूंढा गया, कुछ उन्होंने खोजा, कुछ हमने खोजा कि कहीं दूसरी जगह से, क्योंकि राजकमल प्रकाशन अंग्रेजी में पुस्तकों का प्रकाशन नहीं करता है।
तो काव्या पब्लिकेशन एक दिल्ली की है, उन्होंने फौरन वो राजी हुए और उन्होंने फौरन एक सहमति पत्र अपना भेजा और कहा कि हम इसे पब्लिश करेंगे। और कल ही उन्होंने हमें जो ऑथर्स कॉपी है हमारी 2 कॉपियां हमें भिजवा दी किसी के माध्यम से, जो कल के प्रोग्राम से पहले ही मुझे मिल गई थी। मैं आपको भी दिखा दूं, अंग्रेजी में ये वर्चस्व कुछ इस तरह से आई हुई है और बहुत अच्छा उसका कवर है। ये कवर भी उन्होंने ही डिज़ाइन किया है और इसमें कुल पन्ने हैं 345 की ये मोटी पुस्तक हो गई है। करीब 300 पन्ने की वर्चस्व थी, अंग्रेजी में शायद ये ज़्यादा बड़ी हो गई और ये बहुत अच्छी तरह से सिद्धार्थ भाई ने ट्रांसलेट किया है। मैंने प्रकाशक से पूछा कि लोगों को कहाँ उपलब्ध होगी, उन्होंने बताया कि मैंने अमेज़न पे इस किताब को इंट्रोड्यूस कर दिया है और जैसे जैसे इसकी डिमांड आती रहेगी हम अमेज़न पर इसे उपलब्ध कराते रहेंगे। मैंने भी वो साइट आज देखी, उसमें लिखा हुआ है कि अभी तक उपलब्ध नहीं है या आउट ऑफ स्टॉक, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। मैंने उनको बताया कि इसमें आउट ऑफ स्टॉक लिखा है। बोले कोई अभी जब आप लोग खरीदने के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे तो फ़ौरन उन्हें 2 दिन के भीतर हम प्रिंट करके उपलब्ध करा देंगे। और कुछ उनके पास 20 प्रतियां उनके पास उपलब्ध हैं अभी भी, तो उन्होंने कहा हम इसे भेज देंगे, जैसे ही डिमांड अमेज़न से आएगी हम उसे भेज देंगे। तो हिंदी की पुस्तक आने के बाद हमारे बहुत से सुधी श्रोताओं ने, खासकर जो दक्षिण भारत से हैं, आपने भी कमेंट में ये पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा था साहब इसको इंग्लिश में कर दिया जाए, हिंदी हमारे लिए समझ से परे हो जाती है। तो अपने उन्हीं सुधी श्रोताओं को ध्यान में रख के, वरना एक बार हिंदी में कोई पुस्तक आ गई तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद उसका आने का कोई तुक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे प्रकाशक से जो ठीक से प्रकाशित कर सके, कोई इसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग या बहुत उसकी हमें नहीं लगता कोई आवश्यकता है। जो हमारे सुधी श्रोता अंग्रेजी में इस पुस्तक को लेना चाहते थे वो इसे ले सकते हैं। काव्या पब्लिकेशन ने ये भी अवगत कराया कि वो ग्लोबली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, करते हैं अमेज़न के लिए। और एक उन्होंने जो यूरोपियन स्लैंग में एक इंग्लिश में एक छोटा सा प्रमोशन वीडियो भी बना के मुझे भेजा है, जो मैं जयप्रकाश जी से कहूँगा कि आज कम्युनिटी में डाल दें या इसके पीछे डाल दें और अमेज़न का वो लिंक भी डाल दें, ताकि वो लोग जो बार बार इस बात के लिए कहते थे कि अंग्रेजी वाली प्रति अंग्रेजी में हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो उनके लिए उपलब्ध रहेगी, वो जब चाहे उसे मंगा सकते हैं। बीच बीच में मैं इसके बारे में और कुछ जो वो भेजेंगे प्रकाशक वो आपको अवगत कराऊंगा। तीसरी बड़ी बात की जो अपनी अगली किताब हम लिख रहे हैं उसका करीब 3/4 हिस्सा मैंने लिख लिया है। जैसे ही वो पूरी होगी वो आपके बीच में डिस्कशन के लिए ज़रूर रखूँगा। वो दरअसल अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है। अंडरवर्ल्ड का वो पोर्शन जो जब मैं STF और ATS में था और जो मामले आए थे उन मामलों पर आधारित है, लेकिन हमारे 2 मित्र, बहुत परम मित्र, जो क्राइम में जिनकी लेखनी का कोई जवाब नहीं है, मुंबई से रिलेटेड हैं। एक सुनील मेहरोत्रा जी हैं, वो नवभारत टाइम्स में लिखते थे और करीब 34 साल तक नवभारत टाइम्स में क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद अभी 6 महीने या साल भर पहले वो सेवानिवृत्त हुए हैं। और दूसरे जितेंद्र दीक्षित भाई, जितेंद्र दीक्षित जी से भी कई बार मुलाकात है, पड़ोस के जनपद बाराबंकी के रहने वाले हैं। बहुत अच्छा लेखन है, बहुत अच्छी उनकी कलम है। वो भी अंडरवर्ल्ड पे बहुत लिखते हैं, बहुत ढेर सारे इंटरव्यू किए हैं। तो जो कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली जो घटनाएं थीं वो मैंने इन दोनों के लेख से ले ली और बाद का हिस्सा जो मेरे STF और ATS में आने के बाद घटा है वो मैंने पूरा का पूरा वैसे का वैसे इसमें लिखा है कि अंडरवर्ल्ड कैसे चेंज हुआ, 93 के मुंबई ब्लास्ट के बाद कैसे चेंज हुआ और 95 आते आते कैसे 2 गुट मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो ये मैं आपको जैसे ही किताब पूरी होती है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अनुरोध उनसे है जिन्होंने
अंग्रेजी की वर्चस्व या वर्चस्व अंग्रेजी में बार बार रिक्वेस्ट की थी, तो कृपा करके ऑर्डर कर दें इसे, ताकि हम ये जान सकें कि जो ट्रांसलेशन सिद्धार्थ भाई ने किया है वो भावना के अनुरूप है कि नहीं है। अब आए आज के वाकये पर कि आज की घटना है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, वहाँ 5 फरवरी 2025 को हालिया घटना है, ये हाल फिलहाल की है कि 5 फरवरी 2025 को वहाँ एक इलाका है, कस्बा है और थाना भी है, खमरिया। खमरिया में कुछ लोगों ने ये खबर की कि एक ऊसर के खेत के बीच में बनी हुई एक झोपड़ी में तेज दुर्गंध आने पर गांव के कुछ लोग उस झोपड़ी की तरफ बढ़े। ऊसर था, उसमें कुछ पैदा नहीं होता था, कोई हरियाली नहीं होती थी, तो उसमें तेज दुर्गंध के बाद गांव के लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां एक नव युवती का एक शव पड़ा हुआ है और जिसका चेहरा और सीने का भाग बुरी तरह से जला हुआ है, यानी पहचान होना उसकी बहुत मुश्किल है। कपड़ों से ही अगर पहचान हो सकती हो तो हो सकती है। खैर पुलिस को सूचना हुई, पुलिस आई, शव को बाहर निकाला, फोटोग्राफ किए, सब जगह बंटवाया और बहुत शिद्दत से तलाश शुरू की कि आखिरकार ये लड़की कौन है। बहरहाल 2 दिन बाद इस लड़की की भी शिनाख्त हो गई। लड़की का नाम रचना सोना था, उम्र थी 21 साल और वो कोटा इलाके के गीता नगर की रहने वाली थी। उनके घर वालों ने 31 जनवरी को लड़की की गुमशुदगी लिखवाई थी। वो घर से गई थी किसी काम के लिए या किसी से मिलने गई थी, उसके बाद लौट कर नहीं आई थी। इस बाबत ये गुमशुदगी वहाँ लिखी हुई थी। जैसे ही एक अज्ञात लाश की सूचना दूसरे खमरिया थाना क्षेत्र में पता लगी, वैसे ही तुरंत जब सर्कुलेट हुई तो कोटा इलाके के जो पुलिस वाले हैं उन्होंने खबर की कि साहब उनके घर वालों को भेज दें, यहाँ एक लाश ऐसे ऐसे मिली है। घर वाले आए और कपड़ों से उसकी शिनाख्त कर ली कि ये उनकी ही लड़की रचना सोना है। बहरहाल पुलिस ने जांच जब ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये लड़की इस मोहल्ले की है, आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं ऐसा जिससे पुलिस किसी दिशा में बढ़ सके। पुलिस को इतना पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म हो गया कि इसकी गला घोंटकर हत्या की गई है और चेहरे पर तेजाब डाला गया है ताकि पहचान न हो सके। तो चेहरे का पूरा हिस्सा और सीने का पूरा हिस्सा ये तेजाब से बुरी तरह से जल गया था, झुलस गया था। तो बहरहाल पुलिस ने आसपास के लोगों से बात की, जब कोई बात पता नहीं लगी, लेकिन उसका मोबाइल नंबर मिल गया। मोबाइल नंबर की जांच पड़ताल से ये पता लगा कि रचना सोना के ही पड़ोस में रहने वाला एक लड़का, जो उसका दूर दराज का रिश्तेदार भी है, बहन का रिश्ता उससे लगता था, उससे बहुत ज़्यादा बात सीरियार में आई। रात की बात बहुत लंबी लंबी, दिन की बात बहुत लंबी लंबी। और फिर पुलिस ने इस आधार पर या ये सोचकर कि शायद ये कोई इन्फॉर्मेशन, कोई लीड देगा कि कैसे इस लड़की की हत्या हुई, पुलिस ने उसे थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया। उसका नाम विवेक सेंद्रे था। विवेक सेंद्रे को सबसे पहले ये पूछा गया कि सबसे अंतिम बार तुमसे ही उसकी बात हुई तो क्या बात हुई? तो वो उसने कह दिया कि साहब मेरी तो सिर्फ हालचाल हुई, हालचाल होती थी, पड़ोसी थी, आना जाना था, मेरा मिलना जुलना भी था, तो सिर्फ हालचाल की बात हुई थी। फिर लड़की का मोबाइल गायब हो गया था, लड़के का मोबाइल पुलिस कस्टडी में विवेक सेंद्रे का जब आया तो पुलिस ने सारे उसने डिलीट कर रखे थे चैट। तो रिकवरी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत ढेर सारे रिकवरी सॉफ्टवेयर हैं, उससे चैट्स रिकवर की पुलिस ने। चैट रिकवर करते ही पुलिस जान गई कि इन दोनों में बहुत ही अंतरंग संबंध थे। और जैसे ही पुलिस ने ये रिकवर्ड चैट्स उसको दिखाए, उसने बोलना बंद कर दिया। एक चुप हजार चुप। पुलिस पूछती रही, कुछ भी बोलने से इनकार किया। खैर कब तक वो इनकार करता,
जब पुलिस अपने पर आ गई तो उसने बोलना शुरू किया कि साहब पिछले 2 वर्षों से हमारे इसके संबंध हैं, लेकिन अभी 1 डेढ़ 2 महीने से वो शादी का दबाव बनाने लगी। उसने कहा अब ऐसा कुछ नहीं है जो शेष हो, अब शादी कर लेनी चाहिए। और वो इधर उधर की बातें अपना करता रहा कि घर वाले नहीं राजी होंगे, इनसे पूछ लूँ उनसे पूछ लूँ, लेकिन और थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश जैसे ही उसने शुरू की वैसे ही रचना सोना ने और दबाव बनाना शुरू किया कि ऐसा नहीं कि तुम जो चाहोगे वो करके निकल जाओगे और मैं कुछ करूँगी नहीं, शादी तुम्हें करनी ही होगी। तब विवेक बेंद्रे ने ये कहा, विवेक सेंद्रे ने ये कहा कि उसी समय मेरे मन में ये बात आ गई कि इससे पीछा छुड़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अल्टीमेटली अब ये मेरे गले पड़ जाएगी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। कोई भी इस तरह के रिलेशन में जब तक सब कुछ ठीक ठाक है तब तक सब बहुत अच्छा है, और जैसे ही शादी की बात इधर से या उधर से शुरू हो जाए, शादी के दबाव की बात, तो अगला शादी करने को राजी नहीं होगा, कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू करेगा। ये बात तय करके कि हमें अब इसको ठिकाने लगाना है, हम कभी किसी कीमत पे इससे शादी नहीं कर सकते हैं। 30 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे उसने रचना को गार्डन में मिलने के लिए बुलाया और कहा कि बहुत दिन से ये बात पेंडिंग है और तुम भी बहुत दिन से कह रही हो, हम लोग आज उसको डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, शादी के सिलसिले में कितना आगे जाना है। वहाँ थोड़ी देर बैठ के यही बात की, वो बड़ी बताया, उसने बड़ी खुश थी कि आज शादी की बात ऑलमोस्ट तय हो जाएगी, फिर घर वालों को बताया जाएगा, फिर दोनों के घर वाले मिलेंगे, फिर डेट तारीख तय की जाएगी। इस तरह की बात उसके मन में आ रही थी। इसी बात पर उसने कहा कि चलो हम लोग घूमते हैं थोड़ा सा। मोटरसाइकिल पे उसको बिठाया और जो खाने पीने के सामान के लिए रचना ने कहा कि ये खाऊंगी वो खाऊंगी, वो उसे खिलाया और लगभग 30 किलोमीटर तक वो घुमाता रहा। घुमाने के बाद वो उसे रायपुर से खारून नदी होते हुए अमलेश्वर ले गया। वहीं पर रचना को खमरिया नाम की जगह में खेत के बीच में बने एक झोपड़ी में, उसने कहा कि बहुत देर से चलते चलते थक गए हैं, यहाँ आसपास कोई ऐसी बैठने की जगह नहीं है, वापस गार्डन में या पार्क में जाएंगे तो 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये झोपड़ी दिखाई दे रही है, थोड़ी देर यहीं सुस्ताते हैं और यहीं बात करते हैं और बिल्कुल आज फाइनल करके ही उठेंगे। और उसके लड़की के मन में था ही कि हाँ आज बहुत अच्छा दिन है हमारा और आज सब कुछ फाइनल हो जाएगा जैसा ये कह रहा है। वो लड़की यानी रचना और विवेक दोनों ही इस झोपड़ी के भीतर पहुंच गए। बातचीत शुरू हुई शादी की और बात होते होते बात बिगड़ गई, क्योंकि विवेक को किसी भी कीमत पे ये शादी नहीं करनी थी। उसने पहले बहाने बनाए, इधर उधर की बातें की। बहरहाल थोड़ी देर में आसपास जाकर देखा कि दूर दूर तक, चूंकि वो ऊसर खेत था, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई पड़ा। अचानक उसने उसे ज़मीन पर गिरा दिया और उसका गला दबा दिया। थोड़ी देर में उसके दुपट्टे से ही उसके गले को कस दिया और तब तक कस के उसके सीने पर बैठा रहा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। उसके बाद उसने अपने मोटरसाइकिल में कंसंट्रेटेड एसिड का एक बॉटल उसने रखा था, जो शायद इसके बनाने में इस्तेमाल होता है, टॉयलेट क्लीनर के। उसको डाइल्यूट किया जाता है तब उसे बेचा जाता है। तो वो जहाँ बनाया जाता है रायपुर में, वहीं से वो एक बॉटल कंसंट्रेटेड एसिड लेकर आया था। जब उसने देख लिया कि अब ये बिल्कुल मर गई है तो उसने उस एसिड से इत्मीनान से उसका पूरा चेहरा और पेट के ऊपर का हिस्सा वो बुरी तरह से जला दिया। उसमें जो फ्यूम्स जलने पर, एसिड के जलने पर जो फ्यूम्स उठती हैं, उसकी गंध से बहुत देर तक परेशान रहा और बाहर निकल गया झोपड़ी के। उसे ये लग रहा था कि पता नहीं ये मरी है कि नहीं मरी है। जब वो धुआं सेटल डाउन हो गया फिर वापस आया और देखा कि जिस हालत में उसको तेजाब डाला था, अगर जरा सी भी जान होती तो इधर उधर शरीर उसका होता ज़रूर, लेकिन शरीर उसका उसी जगह पर इंटैक्ट पड़ा हुआ था। फिर वो चला गया। अगले दिन से ही
उसके यहाँ भी लड़की के परिवार वाले आए कि रचना कल शाम से गई है, दोपहर से गई है और अभी तक नहीं आई है, तुमने देखा है क्या? वो परिवार को भी गुमराह करता रहा। उसके बाद जब 31 को जब उसकी गुमशुदगी लिखवा दी गई थाने पर, तो थाने वालों को भी परिवार ने कहा कि साहब इस लड़के का बहुत आना जाना था, एक बार इससे भी पूछताछ कर ली जाए। तो उसको भी बुला के फिर पुलिस ने पूछा, बहुत से लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से पूछा, उससे भी पूछा, वो भी साफ उसने मना कर दिया कि नहीं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। सवाल ये हुआ कि आखिर 5 दिन तक इसकी बदबू क्यों नहीं आई, क्योंकि एक तो तेजाब डालने के बाद उसमें सड़न और तेज हो गई थी, दूसरा 5 दिन तक 5 दिन में वो बॉडी बिल्कुल बुरी तरह से सड़ के खराब हो गई थी कि आखिरकार ये महक या इसकी दुर्गंध ये गांव तक क्यों नहीं पहुंची, या सड़क से आने जाने वालों को क्यों नहीं सुनाई पड़ी, क्यों नहीं उनको महसूस हुई कि ये दुर्गंध आ रही है। तो इसके लिए भी पुलिस ने स्पष्ट किया कि वारदात स्थल से, मुख्य सड़क से, वारदात स्थल जो था इसका, जहाँ जिस झोपड़ी में, जिस कुटिया में, जिस कोठरिया तो नहीं थी, कच्ची फूस की झोपड़ी थी, उस जगह से मुख्य सड़क करीब 150 मीटर खेत के बीच में है। वारदात स्थल 150 मीटर भीतर है और मुख्य सड़क करीब 150 मीटर दूर है, और खेत पूरी तरह से बंजर है, जिस वजह से आसपास कोई जाता नहीं। इसके अलावा नदी की दिशा से आने वाली हवा सड़क से होते हुए झोपड़ी की तरफ जाती थी। सड़क के उस पार वहां नदी थी, नदी से चली, सड़क से गुजर के और फिर झोपड़ी से होके और उस तरफ जाती थी जहां पर कोई आबादी नहीं थी। सड़क लेकिन चलती हुई थी, सड़क पे लोग हमेशा चला करते थे, और इसी वजह से जिस दिन ये हवा नहीं चली उस दिन ये दुर्गंध सड़क तक पहुंची और लोगों ने महसूस किया कि कहीं कोई चीज़ सड़ रही है। गए और तब ये लड़की की लाश वहां से बरामद हुई। खैर, पुलिस ने अभी 8-9 फरवरी को उसे गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया है। आज की घटना देखिए, आज फिर एक लड़की इसलिए मार दी गई कि उसने लिव इन पार्टनर पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मैं इस तरह के अपराध की घटनाओं में बार बार बताता आ रहा हूं कि जब तक शादी की बात न हो, इस तरह के लिव इन रिलेशन में, या इस तरह के रिलेशन में, या इस तरह के संबंधों में, या इस तरह से मिलने जुलने में, जब तक शादी के लिए न कहे दोनों में से कोई, तब तक पूरा जीवन जैसे बसंत बहार की तरह रहता है। लेकिन जैसे ही कोई शादी की, और खासकर लड़की शादी की बात करने लगे, वैसे ही मौसम फौरन खराब हो जाता है। या तो मई जून की लू चलने लगती है, या फिर जुलाई अगस्त की वो बरसात सी महसूस होती है जो अनकंफर्टेबल होती है, जिसमें उमस हो जाती है। तो जब तक सब ठीक ठाक है, शादी की किसी ने बात नहीं की, तो बात समझिए कि बिल्कुल पौ 12 है, कोई पूछने वाला नहीं है, बसंत ही बसंत है। और जिस दिन शादी की बात शुरू हो जाती है, लड़की खासकर कहने लगती है, भाई अब 2 साल हो गए हैं, साल भर हो गए हैं, अब शादी कर लो, कब तक इसे टालोगे। उसी दिन से ऐसी लड़की से छुटकारा पाने की फितरत लड़कों के दिमाग में आने लगती है। देखिए, बात ये नहीं है कि आने लगती है और क्या होता है क्या नहीं होता है, बात ये है कि सब जानते हुए भी, ऐसी घटनाओं को रोज देखते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए भी ये लड़कियां रोज रोज ये गलतियां कर रही हैं। मैं पिछले हमारे ख्याल से 20-25 दिनों में ही ऐसी 5-7 घटनाएं आपको बता चुका हूं, जिनमें लड़कियों को जान से जाना पड़ा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने लंबे रिश्ते के बाद ये कहा कि अब शादी कर लेनी चाहिए। हम तो उनसे ये कहते हैं कि अगर किसी एक दूसरे से किसी की लगन लग गई है, दिल लग गया है, बात कुछ आगे बढ़ गई है, तो घर वालों से मिलने का दबाव बनाइए। लड़की हो तो कहे भाई बहुत हो गया, अब हमें ले चल के अपने घर वालों से मिलाओ।
जरूरी नहीं कि घर के भीतर ही मिलाओ, कहीं बाहर मिला सकते हो, मंदिर में मिला सकते हो, मस्जिद में मिला सकते हो, जहाँ भी जो जगह प्रॉपर है वहाँ मिलवाओ। मैं पहले घर वालों की राय जान लूँ। अगर वो उस समय से ही उसके मन में कुछ दूसरी बातें हैं, वो दूरी बना लेगा, वो कभी घर वालों से नहीं मिलवाएगा। लेकिन थोड़ा सा भी सेंसिबल है तो आप जिद करेंगी तो आपको अपने घर वालों से मिलवा देगा। और घर वालों से मिलते ही ये पता लग जाएगा, ये साफ हो जाएगा कि शादी की पॉसिबिलिटी कितनी है। फौरन तो खैर कोई राजी नहीं होता, 10 तरह के सवाल पूछेगा, बात पूछेगा, लेकिन बात से ये लग जाएगा कि अगर शादी होगी तो परिवार बहुत ज़्यादा विरोध करेगा या सामान्य विरोध के बाद परिवार शांत हो जाएगा एक बार में। लड़कियां भी सब बहुत समझदार हैं, सोशल मीडिया ने बहुत समझदार बना दिया है, तो बात करते हुए उन्हें इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा और कम से कम एक चीज़ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, जो लड़के अक्सर कहते हैं कि थोड़ा समय और लगेगा, जरा मैं मम्मी को राज़ी कर लूँ, जरा मैं पापा को राज़ी कर लूँ, जरा मैं घर वालों को राज़ी कर लूँ। और ये समय धीरे धीरे साल 2-2 साल बढ़ता चला जाता है। इसके पहले कि वो इस तरह की बातें करें, स्पष्ट कर दीजिए कि मुझे अपने मम्मी पापा से मिलवा दीजिए। आपको लगता है या उसको लगता है कि नहीं अब ये गले पड़ने वाली है, तो वो दूर हो जाएगा, आएगा ही नहीं नज़दीक। और आप कम से कम अपने मन में क्लियर हो जाएंगी कि मम्मी पापा से मिल लिया मैंने, मुझे पता लग गया कि शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी तो वो भी नमस्कार कर लेंगी, और अगर हो पाने के चांसेस होंगे तो सबकी नॉलेज में होगा। ऐसे में लड़का इस तरह का काम, हत्या जैसे जघन्य अपराध का काम नहीं करेगा। तो जब एक बार आप परिवार से मिल लेंगी तो आपकी राह, शादी की राह जो है वो उतनी मुश्किल नहीं रह जाएगी। एकदम आसान तो नहीं हो सकती, लेकिन उतनी मुश्किल नहीं रह जाएगी और आपकी जान बची रहेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।